नमस्कार दोस्तों, आज का विषय काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं एक ऐसी भाषा के इतिहास के बारे में बताऊँगा जो कि आज लगभग विलुप्त हो गई है और मतलब कि इंडिया में तो अभी तक जीवित है, वो भी पंडितों लोग समझते हैं। बाकी जो युवा हो रहे हैं उनके वो तो संस्कृत को समझ तक भी नहीं पाते। तो आज मैं इसी भाषा के बारे में बताऊँगा कि ये कैसे बड़े-बड़े सिद्धांत को पहले से लिखा जा चुका है और कैसे ये मशीन लर्निंग और कंप्यूटर से बाइनरी सिस्टम से रिलेटेड है। मैं चलिए मैं आपको इसका धीरे-धीरे पूरा क्लिप बताता हूँ कि क्या कैसे संस्कृत हमारे बीच में आई और कैसे संस्कृत खत्म हो गई और इसकी प्राचीन 3 भाषाओं में से कैसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। अब इसका जो उपयोग होता है वो मेनली डिवाइन वर्शिप यानी कि देव पूजा के लिए, वैदिक रिचुअल्स मतलब धार्मिक अनुष्ठान के लिए और एंशियन यानी प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट के लिए यूज किया जाता है। अब ये काफ़ी लोग समझते हैं कि ये संस्कृत भाषा केवल इन्हीं तीनों में के लिए है, लेकिन उनको नहीं मालूम है कि ये बाइनरी सिस्टम का कैसा बेस है और लगभग 3000 से अधिक भाषाओं का जड़ कैसा है और कॉम्बिनेट्रिक्स जो कॉम्बिनेशन और पास्कल ट्रायंगल से कैसे रिलेटेड है। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो बाइनरी सिस्टम और कंप्यूटेशन सिस्टम है इसके लिए मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यह वीडियो में मैं इसके इतिहास के बारे में बताऊंगा कि कैसे जो संस्कृत लैंग्वेज वो इवॉल्व हुई और कैसे ये पूरे भारत की सभी भाषाओं की जननी है। और लगभग 3000 से जितनी सारी यहाँ पर तमिल, तेलुगु और हिंदी, बिहारी, पंजाबी जितनी सारी भाषाएं हैं उनका सबका जो मूल है वो संस्कृत है। तो इसी के साथ इस इंटरेस्टिंग कहानी को मैं आगे लेकर जाता हूँ और मैं बताऊंगा कि ये कॉम्बिनेट्रिक्स जो कि पास्कल ट्रायंगल है वो कैसे इस लैंग्वेज के उपयोग से बना और इस लैंग्वेज को जो व्याकरण है वो कितना ज़्यादा डेप्थ में है। तो इस संस्कृत के जो डॉक्यूमेंट्री होगी वो 3 चैप्टर में डिवाइड है। पहला है हिस्ट्री, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे ये लैंग्वेज इंडो यूरोपियन से और हिस्ट्री में कैसे आई, और फिर मैं बताऊंगा कि संस्कृत और कंप्यूटिंग जो लोग बोलते हैं वो क्या सच में कैसा रिलेटेड है और कितना लेवल तक रिलेटेड है और हमको संस्कृत को क्यों लर्न करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले अपने एपिसोड्स में बताता रहूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज के लिए। तो लगभग 250 मिलियन साल पहले जो हमारी पृथ्वी थी वो कुछ इस तरह थी, जहाँ पर संपूर्ण विश्व केवल एक ही द्वीप से जुड़ा हुआ था जिसका नाम जम्बू द्वीप था और वो आर्यवर्त और भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बताइए कि जो तुम्हारा वैदिक था वो केवल भारत में ही था, तो फिर अमेरिका में सूर्य क्यों नहीं, मतलब किसी की जब अंधेरा हुआ था, यानी कि एक कहानी है ना कि हनुमान जी सूर्य को निकल गए थे, तो कुछ लोग कहते हैं कि जब हनुमान जी सूर्य निकल गए थे तो केवल भारत में ही अंधेरा हुआ था, वो समस्त संसार अमेरिका में तो अंधेरा क्यों नहीं हुआ, वहाँ के तो किसी भी हिस्ट्री में ऐसा नहीं है। तो उसका पीछे डायरेक्टली रीजन है कि जब 250 मिलियन वर्ष पहले बाकी कोई और देश था ही नहीं, शायद मिलाकर केवल जम्बू द्वीप थे और जम्बू द्वीप के अंदर आर्यवर्त था, आर्यवर्त के अंदर भारत खंड था। अगर आपने कभी कथा या फिर भागवत सुने होंगे तो उसमें आपको मालूम होगा कि ये जब पंडित बोलते हैं तो लोग बताते हैं कि आर्यावर्ती भारत खंडे जम्बू द्वीपे आर्यावर्ती भारत खंडे अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत अयोध्या क्षेत्र देवी पाटन मंडल ऐसे करके बताते हैं। तो ये कैसे था और जब आज के दिनों में कैसे 7 महाद्वीप में बन चुका है और उसमें काफ़ी सारे देश आ चुके हैं। अब की सिचुएशन है वो कुछ इस तरह पृथ्वी दिखती है, जहाँ पर अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया काफ़ी सारे द्वीप हैं और जैसे जैसे ये डिवीज़न होता गया वैसे वैसे जीव जंतुओं की संरचना और नेचर के अकॉर्डिंग उनकी भाषाएं भी बदलती चली गई और उनका इतिहास भी हटा चला गया, लेकिन जो भारत था वो अपने ही स्थान पर अभी भी टिका हुआ है। तो सबसे पहले जो लैंग्वेज थी वो लगभग 45 जब तो यानी कि इतिहास में जो प्योर हिस्ट्री हम जैसे मानते हैं कि जो ऐतिहासिक रूप से सब साक्ष्य मिले हैं, वो सबसे पहला लैंग्वेज जो माना जाता है वो प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, जो कि 4500 से 2000 बिफोर BCE था। लेकिन ये
कितना हद तक सही है कि अभी हम नहीं कह सकते कि ये काफ़ी समय पहले जो सबसे पुराने लैंग्वेज है उनमें से एक है, और संस्कृत इन्हीं का एक पार्ट है। लेकिन जो संस्कृत है वो इससे पहले भी था, क्योंकि हमारे शास्त्र और वेदों में ऐसी ही रचनाएं हैं। और जो अब मैं बताता हूँ कि जो लैंग्वेजेस थे वो सबसे पहले था जो इंग्लिश, लैटिन, स्कॉटिश, जेंडिक, स्पेनिश, कैटलन, फ्रेंच, लैटिन और ओल्ड आयरिश, जितनी सारी लैंग्वेज होती हैं इंग्लिश को लेकर ही, वो सारी प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। लगभग 50% से ज़्यादा की दुनिया प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से प्रभावित है। और जो आते हैं संस्कृत की बात, तो आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि ये हिंदी, उर्दू, कुद्रिश, बांग्ला, कितनी सारी नेपाली, कितनी सारी लैंग्वेजेस की जननी है, जो कि मेन रूट है। और इसी प्रकार भारत में 3000 लैंग्वेज से ज़्यादा साक्ष्य मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल यह भारत में ही संस्कृत का चलन है। अवेंशियन एल्स्टियन पर्शिया, जो पुराने रूप से पर्शिया था, प्राचीन ग्रीक, जो ग्रीक भाषा है वो संस्कृत की देन है। ओल्ड लैटिन, जो लैटिन था, और एक और आता है लिथुआनिया, जो बाल्टिक लैंग्वेज का यूज करते हैं। और वो जो लिथुआनिया है वो वन ऑफ दी मतलब कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ संस्कृत है, जिसमें आप देखेंगे काफ़ी सारे शब्द जो हैं वो मिलते हैं। तो लिथुआनिया के एक डिपार्टमेंट ऑफ लिथुआनिया स्टडीज़ के अनुसार उन्होंने बताया कि लगभग 10,000 से ज़्यादा शब्द हैं जो संस्कृत और लिथुआनियन के उन्होंने एग्जाम्पल देते हैं कि जो कॉमन होते हैं। तो इसके साथ में जो गवर्नमेंट ऑफ लिथुआनिया थी, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यह बुक पब्लिश करने के टाइम बुलाया गया था, और उन्होंने दिखाया था कि 10,000 से ज़्यादा वर्ड शब्द हैं जो कि संस्कृत और लिथुआनियन में सेम है। जैसे कि इंग्लिश में हम फायर बोलते हैं, संस्कृत में अग्नि, और लिथुआनियन में उग्निश, गॉड को संस्कृत में बोलते हैं देवा, और लिथुआनियन में दिवास, डेथ को मृत्यु, और लिथुआनियन में मृत्यस, डे का दिना, और लिथुआनियन में दाइना, टूथ का मतलब दांत, और दंता, संस्कृत में दंता बोलते हैं, और लिथुआनियन में दंतेश। तो काफ़ी ऐसे करके लगभग 10,000 शब्द हैं जो कि लिथुआनियन के एक बुक में पब्लिश हुआ था। उसमें दिखाया गया था कि कितनी बड़ी देन संस्कृत की है इस पार्टिकुलर लैंग्वेज में। और केवल भाषा ही नहीं, जितने सारे वहाँ पे वैदिक रिचुअल्स होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वो भी काफ़ी हद तक इंडिया और लिथुआनिया का सेम है। यानी कि जो हमारे वैदिक कल्चर्स हैं, भागवत हुआ, या फिर हवन हुआ, या फिर किसी का अंतिम संस्कार करना है, दाह संस्कार करना है, वो सारे काफ़ी सारे वैदिक कल्चर हैं जिनमें सिमिलरिटी है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जो कि अब इंडो यूरोपियन सभी भाषाओं की जननी है। इससे क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री का साक्ष्य हमारे पास नहीं है, इसलिए हम प्रोटो यूरोपियन के जो बाकी भाषा हैं उनको छोड़कर केवल हम फोकस करेंगे संस्कृत। अब जो संस्कृत है प्रोटो इंडो यूरोपियन, उसमें 2 भाषाएं हैं। जो है सबसे ओल्डेस्ट जो भाषा है, जो कि आज तक यूज़ की जा रही है एज इट इज़, वो तमिल है। तमिल सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से है, जो अभी भी वैसे ही उपयोग किया जा रहा है। तो बाकी उसके बाद क्या आता है वैदिक संस्कृत, जो कि संस्कृत से क्लासिकल संस्कृत डेवलप हुआ, और फिर क्लासिकल संस्कृत से मलयालम, तेलुगु और कई सारी भाषाओं का जन्म हुआ। कन्नड़, तेलुगु, मलयालम तो और तमिल मिलकर, क्लासिकल संस्कृत और तमिल मिलकर काफ़ी सारी भाषाओं को जन्म दिया। और आप उसके बाद में आती है प्राकृत, जिसके अकॉर्डिंग हिंदी, बंगाली, उड़िया, बिहारी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, सिंधी, पंजाबी, सिंधी, असम, कोंकणी, मैथिली और ऐसी कई सारी भाषाओं का जन्म प्राकृत से हुआ, जो कि संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत का ही एक पार्ट था। और इसके बाद में ये होगा कि कैसे भाषाओं का ज्ञान हुआ। अब इसके बाद में मैं बताऊंगा कि कैसे व्याकरण पद्धति हमारे संपर्क में है, और कैसे शिव सूत्र और माहेश्वर सूत्र से 4 वेद, 18 पुराण और समस्त उपनिषद लिखे गए। सत्य तब भी हमेशा वैसे ही रहता है, चाहे मानो रहे या ना रहे। मतलब जो संस्कृत है वो अभी भी वैसे ही है जैसे पहले थी, लेकिन उसको समझने वाले लोग और समझाने वाले लोग इस दुनिया में अब बहुत ही कम है। तो इस एपिसोड का एक उद्देश्य ये भी है कि आप लोग संस्कृत को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत को पढ़ाएं और पढ़ें। और उसके बाद में मैं इसके बात करता हूँ कि संस्कृत का जो फादर ऑफ संस्कृत किसे बोलते हैं। तो ये एक ऋषि हैं, पाणिनि महर्षि, जिन्होंने
अष्टाध्यायी नाम का एक सबसे पहले ग्रामेटिकल लिखा था, ग्रामर बताया था, जिसमें जो कि विश्व का सबसे प्राचीनतम व्याकरण में से एक है, जो कि अब तक इससे बढ़िया ग्रामर किसी भी भाषा के पास नहीं है, जो कि टोटली जो वॉइस रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट है वो भी काफ़ी हद तक इसी फंडे पर डिपेंड करता है कि वॉइस रिकॉग्निशन का जो वेव होती है वो कैसे डेवलप होती है और उसको मशीन कैसे अंडरस्टैंड करती है। ये सब भी धीरे धीरे मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी बात करते हैं पाणिनि महर्षि के बारे में, जो कि संस्कृतम के फादर थे। इन्होंने जो लिखा था वो संस्कृतम था, एग्जैक्ट संस्कृत नहीं लिखे हैं। ये संस्कृत के अगर मैं बात करूँ संस्कृत के ये फादर नहीं, ये संस्कृतम की है, जो कि पहले संस्कृतम कहा जाता है। और जो संस्कृत है वो उसका इतिहास अगर शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत प्राचीन है, लेकिन जो साक्ष्य के हिसाब से देखा जाए वो सबसे पहले लैंग्वेज उन्होंने प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को बताया गया है। तो इसके आगे मैं बढ़ते हैं। इन्होंने पाणिनि अष्टाध्याय में लिखा है, जिन्होंने श्री गुरुवे नमः ये नाक्षर, तो इसका मैं श्लोक उन्होंने लिखा है जिसको मैं भी पढ़कर आपको बताता हूँ। नृत्यवसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धत्तकारमाम सनकादिसिद्धोम नेता विमर्शे सूत्र जाला। अष्टाध्यायी का जो पहला श्लोक है वो यही है, नृत्यावसानो नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचराजम उद्धर्तुकामः शनकादिसिद्धा नेतद विमर्शो सूत्र जाला। सबसे पहले जो समस्त व्याकरण का जो सिद्धांत है वो शिव सूत्र से डेवलप हुआ है। शिव सूत्र कैसे हुआ, एक बार की बात है। भोले शंकर तांडव करने के बाद जो उनका डांस है वो डांस कॉस्मिक डांस, जिसको हम तांडव भी बोलते हैं, तांडव करने के बाद उन्होंने अपने डमरू को बजाया और डमरू बजाने के बाद में उससे 14 प्रकार की तरंगे उत्पन्न हुई, 14 प्रकार की तरंगे, जिससे संपूर्ण भाषाओं का जन्म हुआ। और उससे कैसे भाषाओं का जन्म हुआ उसका भी उल्लेख पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक में किया है। यह अष्टाध्यायी की जो मैं दिखाया हूँ वो बहुत ओरिजिनल प्राचीन मतलब जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी उससे नहीं लिया गया है, ये उसके एक कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट से फोटो लिया गया है। तो मैं बात करता हूँ शिव सूत्र क्या है, और शिव सूत्र में जो 14 सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला सूत्र है आ ई उ रा रि ला का ए आओ अं ए आओ च हाय वारट लड़ यमं गड़नम झा भय घड़ धच जब गड़ दस खफ छठ थो पट्टत कपय शस शर हल। ये सूत्र हैं जो कि फाउंडेशन है ऑफ ह्यूमन स्पीच। इसके अलावा अब तक किसी भी भाषाओं में कोई भी शब्द और सूत्र नहीं है जिससे उनकी भाषाओं का विकास हो सके, क्योंकि यही 14 सूत्र हैं जो कि कोई भी ह्यूमन अपने गले के यानी कि जो हमारी ग्रंथि हैं उससे यही 14 सूत्री आवाज उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा कोई भी आवाज उत्पन्न ही नहीं हो सकती। इसलिए ये हमारी ह्यूमन रिकॉर्ड स्पीच का क्या है, फाउंडेशन माना जाता है। और साइंटिफिकली यही है जो मनुष्य का वोकल सिस्टम होता है उसके अनुसार, यानी कि जो जीभ, होंठ, दांत, गले, इस सबको मिलाकर जो हमारे कोई भी आवाज उत्पन्न हम कर सकते हैं वो इनसे भिन्न नहीं है। कोई भी इससे ज्यादा हम आवाज जो है पहचानने लायक उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ताकि आवाज से वो कुछ भी निकालोगे वो इन्हीं 14 फार्मूलों पर डिपेंडेंट रहेगा। अब मैं बात करता हूँ कि जो उनका अपडेटेड मैन्युस्क्रिप्ट था उसमें कहाँ कहाँ पर ये लिखा हुआ है जो 14 शिव सूत्र हैं। तो आप ये पुराने मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि ओरिजिनल नहीं है, उसमें आप देखने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हाय वरट सशर यमंगड़नम झभय घड़ ध सच जब गड़दश खप छठत चट तौ कपय शशर
फल। आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा इसमें लिखा है। अब तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, उड़िया में कैसे रिलेशन है और कैसे ये भाषा आपस में रिलेटेड है, उसका मैं आगे बताऊंगा। जैसे कि अ, ई, उ होता है ना, तो अ, आ, ई ऐसे हम बोलते हैं। तो आ को आ से मिलाने से फिर से एक आ, ई को ई से मिलाने से ई, इसको हम गुरु और लघु बोलते हैं। इसको मैं और आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि गुरु लघु कैसे होते हैं और ये बाइनरी सिस्टम से कैसे रिलेटेड है और कैसे जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो 2 के पावर में होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये सारी भाषाएं कैसे आपस में कन्नड़, पंजाबी, उड़िया और राजस्थानी, सिंधी, पंजाबी, कोंकणी, मैथिली, ये सारी भाषाएं में ये सब चीज़ जो वर्णमालाएं हैं वो सब कुछ कॉमन है। भले लिखने का ढंग और पढ़ने का ढंग अलग है, लेकिन यही 14 सूत्र से संपूर्ण भाषा का विकास हुआ है। तो शिव सूत्र से 4 वेद बने, जिनका नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों के भी इनर 4 पार्ट होते हैं, आरण्यक, ब्राह्मणम, सांस्कृतम और उपनिषद कहते हैं। और इनके अलावा 6 और शास्त्र होते हैं, जो कि शिक्षा, स्टडी ऑफ फोनेटिक्स, व्याकरण, स्टडी ऑफ ग्रामर, छंदास, स्टडी ऑफ रिदम, छंद आप लोग जानते होंगे, निरुक्ता, स्टडी ऑफ एटिमोलॉजी, ज्योतिष, स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी, और कल्पा जो स्टडी ऑफ रिचुअल्स यानी कि वैदिक अनुष्ठान। जो जितने अभी जो सबसे पॉपुलर चीज़ें हैं वो कल्पा और व्याकरण में से हैं, क्योंकि जो छंदास हैं और निरुक्ता और ज्योतिष लोग कुछ परसेंट जो लोग संस्कृत जानते हैं वो उपयोग करते हैं, और जो कल्पा है जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, यानी कि मुंडन संस्कार, जितने संस्कार होते हैं वो सभी कल्पा में लिखा हुआ है। इसके अलावा आयुर्वेदम जो कि स्टडी ऑफ मेडिसिन एंड लाइफ साइंसेस के बारे में बताता है, गंधर्व वेद जो स्टडी ऑफ म्यूजिक और आर्ट और डांस के बारे में बताता है, धनुर्वेदा जो स्टडी ऑफ आर्चरी और वॉलफेयर यानी कि युद्ध कलाओं के लिए सिखाता है, धनुर्वेदा है, और अर्थशास्त्र जो कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करता है। ये सारी चीजें मिलकर शिव सूत्र से ही डेवलप हुए हैं और सब कुछ संस्कृत में ही है। और इतने डिटेल्ड नॉलेज और इसके कैसे याद रखा जाता होगा ये आप लोग नहीं जानते हो। जैसे कि आप ऊपर इसका टाइटल देख रहे हैं, श्रुति, और ये सारी कथाएं जो सारे श्लोक हैं वो ह्यूमन जो होते थे, हमारे ऋषि मुनि होते थे, वो सब कुछ याद रखते थे, लिखित में बहुत ही कम रखते थे, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऐसे ही ट्रांसफर होते थे, उनको सुनाया जाता था और याद हो जाता था। क्योंकि संस्कृत में कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसे अंदर की उनके छंदास जो गुण होते थे वो ऐसे थे कि उनको याद करने में बड़ी ही सरलता होती थी, और सारे के सारे वेद पुराण वो अपने जीवा पर समझ रख लेते थे। वो कैसे याद होते थे ये भी मैं मेडिकल साइंस द्वारा ने कैसे प्रूव किया, और इसके पीछे कितने रिसर्च हुए हैं कि श्लोक को कैसे याद रखा जाता था, इसको भी मैं कुछ समय बाद एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा संस्कृत जो सबसे, और इसी संस्कृत के कारण जो भारत था वो विश्व गुरु कहलाता था, क्योंकि संस्कृत ही एक ऐसे हमारे पास थी। अभी एक फॉर्मल कॉन्सेप्ट लेटिस सॉल्व द प्रॉब्लम एंशिएंट लिंग्विस्टिक जो एक रिसर्च पेपर हुआ था, जिसमें रिसर्च किया गया था कि जो संस्कृत है वो सबसे ओल्डेस्ट ग्रामेटिकल लैंग्वेज है जिसका तोड़ अब तक किसी के पास नहीं है। और इसके बाद में और कई सारे ऋषि मुनि आए जो कि उन्हें काफ़ी डेवलपमेंट संस्कृत में। इस रिसर्च पेपर को आप डायरेक्टली देख भी सकते हैं कि ये कैसे कैसे संस्कृत का उत्थान हुआ। और इसके अलावा जो अष्टाध्यायी था, उसके अलावा और कौन सी अभी संस्कृतम था वो लिंग्विस्टिक है, जिसके लिए लियोनार्ड ब्लूमफील्ड ने भी काफ़ी एक बने किताब में लिखा था एन इंट्रोडक्शन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। इन्होंने एक जो भाषा कहाँ से उत्पन्न हुई इसके बारे में पूरा का पूरा रिसर्च किया था। उसी बात में बताया कि जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थी संस्कृत जो है वो वन ऑफ द बेस्ट लिटरेरी लैंग्वेज ऑफ इंडिया है, और पूरे विश्व के लिए वही बेस है। उसी के बेस पे सारा संस्कृत और सब भंडार जो व्याकरण के होते हैं, ग्रामर के, वो इसी के बेस पर क्लियर होते हैं। जो सबसे बेस्ट ग्रामर का पार्ट है वो केवल और केवल संस्कृत के पास है। बाकी किसी भी भाषा के पास ग्रामर का
इतना कोई भी महत्व नहीं है। और यहाँ तक ही नहीं, इस व्याकरण का उपयोग करके आप नए शब्द की उत्पत्ति खुद कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संस्कृत हमें वो सारी चीज़ें दे देती है जिससे कि हम नए शब्दों को उत्पन्न भी कर सकते हैं। अंग्रेजी है या फिर कोई भी अन्य भाषाएं हैं, उसमें एक लिमिटेड वर्ड होते हैं जिन्हां का उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन संस्कृत एक ऐसा विषय है या सब विषय नहीं, एक ऐसी भाषा है जिसपे आप कितने भी शब्दों की खुद से रचना कर सकते हैं, और जो शब्द भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल ढंग से निर्माण होते हैं। किसी भी शब्द का मतलब ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं पाएंगे। ये आप कई सारे रिसर्च पेपर की फ़ोटोज़ हैं जिनको मैं इस डॉक्यूमेंट्री में हिस्ट्री के लिए एज ए प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ। तो पाणिनि शिवसूत्र थे, उसके बारे में भी मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ पाणिनि शिवसूत्रा क्या किया गया था, जिसको बताया गया था कि ये जो ग्रामर है वो सबसे सॉलिड फुल ग्रामर है एक मैथमेटिशियन से, जिन्होंने जो शिव सूत्र है 14 सूत्र अभी मैं आपको बताया हूँ, आ ई गुड़ा री गुड़ा का ऐसे करके, उसका क्या मैथमेटिकल फंडास थे, क्या ग्रामेटिकल है, और कैसे मेडिकल साइंस भी इसको प्रूव कर रही है कि यही 14 सूत्र हैं जिसकी वजह से ह्यूमन स्पीच कर सकता है और रिकॉग्नाइज भी कर सकता है। तो इसके अलावा और कोई भी अब तक स्पीच को डेवलप नहीं किया गया। अब मैं इसके थोड़ा सा और इतिहास के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले थे पाणिनि, जिन्होंने अपने कई बुक में लिखा, अष्टाध्यायी नामक बुक लिखा, जिसमें उन्होंने संस्कृत के व्याकरण का महत्व दिया। और फिर पिंगला, जिन्होंने छंदास शास्त्र लिखा, और उसके बेस में कैसे कॉम्बिनेट्रिक्स और बाइनरी सिस्टम कैसे रिलेटेड है, कैसे गुरु लघु का कॉन्सेप्ट आता है, और कैसे ये मशीन लर्निंग और कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये इसका ज्ञान भी पिंगला थे, जो कि एक गणितज्ञ थे। और उसके बाद में आते हैं कात्यायन, जिन्होंने लिखा वर्तिका काकरा, ये भी एक गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन हैं, जिन्होंने मेंसुरेशन और ज्यामिति के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा किताब लिखे हैं। और फिर उसके बाद में आते हैं पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य लिखा, और जो अष्टाध्यायी नामक था उस अष्टाध्यायी का काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट किए गए, यानी कि जो अष्टाध्यायी था वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं था। वो संस्कृत कभी खुद की व्याख्या नहीं करती, उसको व्याख्या अगर आप करने लग जाओगे तो फिर 2 लाइन की व्याख्या आप 10 पेज में भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा कल्पना शक्तिमान है या फिर कल्पना कर सकते हैं। जो उन्होंने लिखा था वो संस्कृत में बहुत सारी गूढ़ बातें एज इट इज़ लिख दी थी, जिनको समझने का साहस ना तो हम में है और ना और किसी में है, जो सही एक्चुअल जो भाषा है उसको समझ सके। और उसका फिर थोड़ा व्याख्या पिंगला ने किया और फिर कैतन्या ने किया। उसके पश्चात पतंजलि ने महाभाष्य नामक लिखा, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्या उससे कैसे छंद बनाते हैं, कैसे चौपाई होता है, कैसे दोहा लिखा जाता है, कैसे संस्कृत में पोएम्स लिखी जाती हैं, उनका उतार चढ़ाव कैसे होता है, और कैसे हमको ऐसे शब्दों का उपयोग करता है जो कि आसानी से याद रह सके। तो ये सारी चीज़ें रही हमारे संस्कृत के बारे में, जो कि संस्कृत के फाउंडर थे। अब अगले वीडियो में उसके संस्कृत और कंप्यूटिंग कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है वो मैं आपको बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और हमारी संस्कृत की भाषा को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगली वीडियो आपसे तुरंत से जल्द मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि उनको संस्कृत भाषा और धार्मिक अनुष्ठान के बारे में पता चल सके, और वो अपने संस्कृत भाषा को सीखने के लिए सहायता करें। अगर आप संस्कृत सीखना चाहते हैं तो कमेंट करना जरूर बताएं, क्योंकि हो सकता है मैं फ्यूचर में आप सभी को संस्कृत सिखाऊं कि संस्कृत कैसे डेवलप हुई, संस्कृत के श्लोक कैसे लिखे जाते हैं, और काफ़ी कुछ संस्कृत से कितने सारे काम आसान हो जाते हैं। और संस्कृत का जो उपयोग है, जैसे ज्योतिष था, जब नासा पैदा भी नहीं तो उससे कहीं हजारों वर्ष से हमारे धर्मों में 9 ग्रह की पूजा की जाती है। ये सोचने का विषय है कि जब लेकिन नासा था ही नहीं, कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं था, उससे पहले सारे ग्रहों की पूजा कैसे की जाती थी, और ब्रह्मांड के एक एक ग्रह नक्षत्र के बारे में कैसे लिखा गया,
ये सारी बातें ज्योतिष के अंदर लिखी गई है, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ, उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं सोशल में जरूर करूंगा। तो नमस्कार, अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो।